चालू है भाई, चालू है, चालू है, बस बढ़िया। ठीक है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूं मैं तुम्हारे सामने। एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स, या यूं बोल लें तो अदर इश्यूज। बहुत दिक्कतें हैं हमारे भारत के साथ, और स्पेशली एम्प्लॉयमेंट को लेके। हम वो उस देश से पता नहीं क्यों बिलोंग करते हैं जहां पे मानसिकता बन चुकी है कि लड़का बड़े होके सर्विस ही करेगा, बड़ा होके जॉब ही करेगा। नहीं भैया, एंटरप्रेन्योर तो बन ही नहीं सकता। वो साइकोलॉजी, वो आइडियोलॉजी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी कमेंट बॉक्स में 40 लोग गालियां देके जाएंगे कि तू क्या जानता है क्या, क्या कर रहा है लाइफ के साथ। भाई देखो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, और जिसको समझ में आ रही है बात, वो इस चैप्टर के थ्रू समझ जाएगा कि अगर तुम में टैलेंट है, पोटेंशियल है और पार है, वो बोलते हैं ना तन की शक्ति मन की शक्ति वाली चीज, तो तुम लाइफ में जरूर कुछ बड़ा करोगे और अपने अंदर लोगों को जॉब दोगे। तो भैया शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं खिलाफ हूं जॉब करने के, या मेरे को कोई परेशानी होती है कि अगर कोई जॉब करता है, लेकिन मैं हमारे माँ बाप की प्रॉब्लम समझ सकता हूं कि उन्होंने कैसी कैसी परेशानियां देखी, तो उन्होंने जॉब की और उन्होंने आपको इस पोजीशन में लेके आए। लेकिन मेरा एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर ही रेंट में निकलता है, मतलब गुस्से में निकलता है, क्योंकि अगेन हम उस सिचुएशन को वर्स्ट बना देंगे अगर हम उसी प्रथा को कंटिन्यू करें। मैं ये नहीं कह रहा मैं जॉब पे अगेन के खिलाफ हूं, करो जॉब, लेकिन ऐसा करो कि लोग मतलब खड़े होकर सल्यूट मारें कि भाई हाँ यार जॉब हो तो ऐसा हो, नहीं तो एंटरप्रेन्योर हो। दोनों को उस लेवल पे रख के देखो और उस लेवल तक पहुंचो जहां पे तुम्हारी जॉब जॉब जैसी लगे। ऐसा नहीं लगे कि लेबर वर्क कर रहे हो और हाँ एक आम इंसान की तरह बस लगे हुए घिस रहे हो अपने आप को। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो इसी से रिलेटेड सबसे पहली चीज शुरू करते हैं ये जानना कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। सो एम्प्लॉयमेंट इज जस्ट एन एक्टिविटी थ्रू विच अ पर्सन अर्न्स इट्स लाइवलीहुड। मतलब अपना रोजमर्रा घर चलाने वाली बात जो है वो एक इंसान करता है। जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, एक जगह जाएगा, बढ़िया काम करेगा और बढ़िया कमाई खाएगा। तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, सम पीपल गेट मनी बाय इनहेरिटिंग इट। मतलब खानदान में अगर लिखा हुआ था पैसा मिलना है तो खूब पैसा मिलता है। तो एक तो वो पॉइंट हो गया। और एक कुछ लोग जो होते हैं वो जॉब करते हैं एंड दे फील कमिटमेंट कि यार हम किसी वर्थ के हैं, हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसके अगेंस्ट में हमें पैसा मिल रहा है। और मुझे इसी से एक कोट अच्छा याद आया और मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे कोट लिखो अपनी कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में और बाबा जी को कोट करो या कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो। कि एक बहुत शानदार कोट था, पता नहीं क्या था, मैंने BMW का ऐड देखा था और BMW का बहुत बड़ा पोस्टर टाइप का लिखा था या बिलबोर्ड टाइप का लगा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, आई वर्क 24/7 अ डे so that my boss can afford a BMW, and that was the quote that hit me कि यार हाँ यार ये बात तो सही है कि मैं 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा हूँ so that मेरे बॉस अफोर्ड कर सके BMW। ऑब्वियसली अगर आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं हो, अगर आप एक उस लेवल पे नहीं हो या डिसीजन मेकर काइंड ऑफ जगह पे नहीं हो जहाँ पे एम्प्लॉयड हो, बिल्कुल सही है, आप जॉब पे हो। लेकिन अगर आप उस लेवल पे नहीं हो तो यस, आप अपने लाइफ के ड्रीम्स कभी पूरे नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट BMW, इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप लाइफ को किस लेवल तक, किस ऊंचाई तक लेके जा सकते हो। इसी बात से वर्कर की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो वर्कर कौन होता है? वर्कर वो होता है जो एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है ताकि वो अपनी एक लाइवलीहुड अर्न कर ले। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में और वर्कर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक्टिविटी कर रहे हैं सो दैट दे कैन अर्न लाइवलीहुड। और यही मैंने नेशनल इनकम चैप्टर में भी समझाया था। जिन्होंने नहीं देखा है, नेशनल इनकम का वीडियो आने वाला होगा, जिन्होंने देख लिया है वो बहुत अच्छी बात है। तो नेशनल इनकम के वीडियो में मैंने यही बोला था कि हुआ करता था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हर एक लेबर है जो किसी के अंडर जाके काम कर रहा है और लाइवलीहुड अर्न कर रहा है। हाँ, हमारे मॉडर्न ज़माने में हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया कि लेबर बेसिकली वेजेस वाला होता है और जो फिजिकल वर्क करता है वो होता है। डेफिनेशन भी आजकल गूगल पे यही आ गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जो भी किसी के अंडर काम करता था हर एक वो इंसान लेबर ही होता था। तो ज़्यादा आलतू फालतू बातों में न जाके मैं तुम्हें फैक्ट्स फिगर्स दे देता हूँ जो बेसिक थोड़े बहुत तुम्हें याद रखने हैं, उससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
तो सबसे पहला फिगर, अगर मैं 2011-12 के फिगर के हिसाब से बात कर लूं तो 473 मिलियन पर्सन्स इन इंडिया वर एक्चुअली एम्प्लॉयड। ये फिगर हमारे पास सन 2011-12 का है, जो ये बताता है कि भारत के अंदर सब मिला के 473 मिलियन लोग थे जो जॉब पे काम कर रहे थे। और इसके अंदर ये शॉकिंग फिगर नहीं है, शॉकिंग फिगर ये है कि इसमें से जो 3/4 लोग थे वो रूरल एरिया को बिलोंग करते थे। बस इसके अंदर इतना ही याद रखना है, यही एक डेटा है। उसके आगे मैं डेटा बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा जो तुम्हारे आंसर को ऑसम बना दे, क्योंकि सीबीएसई भी बोल चुका है, इट इज नॉट अबाउट द डेटा, इट इज द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। तो याद रखना, अगर तुम्हारा दिमाग वहां चल चुका है कि नहीं भैया मेरा कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेटा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्लेनेशन अच्छा हो, टेक्निकल टर्म्स हो, थोड़ा बहुत इन आउट डेटा चलता रहेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैं इसके अराउंड एक और चीज तुम्हें समझा सकता हूं, अगर वो भी तुम्हें याद रखनी है तो, कि ये जो पूरा फिगर है इसमें से 70% जो थे भाई वो मेल थे। ये भी एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और हम रूरल एरियाज को पिछड़ा बताते हैं ना मेरे भाई, तो जरा ध्यान देना कि अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं तो जो वर्क फोर्स है उसका 1/3 वुमेन है रूरल एरियाज में, और अगर वहीं पे मैं अर्बन एरियाज की बात करूं तो वुमेन का फिगर डाउन होके सिर्फ 1/5 रह जाता है। समझ रहे हैं आप? अर्बन एरियाज में कम वुमेन काम कर रही हैं, कंपैरेटिवली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कम है, और रूरल एरियाज में वो फिगर कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि लेबर फोर्स क्या होती है। तो लेबर फोर्स दो लोगों से बनती है, एक जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, दूसरा जिन लोगों को काम की तलाश है। ये दोनों मिलाकर लेबर फोर्स का पार्ट बनते हैं। तो अब ऐसा थोड़ा ना है कि मैं अकेला बता के छोड़ दूंगा, लेबर फोर्स के साथ एक और चीज आती है। अगर आपने सुना हो वर्क फोर्स, तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में पता है इतना डिफरेंस है कि लेबर फोर्स में ये दोनों है, और वर्क फोर्स में सिर्फ वही लोग आते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये तुम्हारे टॉपिक इतने कट शॉर्ट कर दूंगा, या मैं तुम्हें वो चीजें बता दूंगा जो तुम्हें बिना बात के नहीं करनी थी वो हटा दी, और जो करनी थी उनके बारे में हम बात करना चालू कर देते हैं। जैसे पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो करके एक रेशियो होता है जिसमें आप करते कुछ नहीं हो, वर्कर्स को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, और इससे आपको पता चल जाता है कि आखिर कितना पार्टिसिपेशन है लोगों का एम्प्लॉयमेंट में, अगर मैं टोटलिटी पॉपुलेशन की बात करूं। और बहुत अच्छी बात है, जितना हायर रेशियो होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि वो बताएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉपुलेशन के अंदर के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, मतलब वो जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि मेरे दादाजी एक टाइम पे बताया करते थे कि बेटा वो ज़माना था जब लोग काम ही नहीं करना चाहते थे, अपनी खेती किसानी से खुश थे, पेट भर लेते थे, अच्छे से जी लेते थे, तो उनको जॉब पे खींच खींच के ले जाया जाता था। बताओ यार, और आज लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। और याद रखना, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं या जितनी अच्छी डेवलपिंग नेशंस होते हैं, बड़े अच्छे डेवलपिंग नेशंस होते हैं, वो बेसिकली इन रेशियोज के थ्रू वर्कर्स का स्टेटस बताते हैं। क्योंकि अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रो हो रहा होगा, तो वो ये बताएगा कि सब वर्कर्स का स्टेटस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, हर वर्कर को उसका डिजायर्ड जॉब मिल रहा है। तो भाई बोला जाता है फॉर एवरी 100 पर्सन्स 38.6 वर्कर्स आर इन इंडिया। मतलब क्या है, हमारे भारत में वर्कर्स अच्छे खासे हैं। और इसके साथ साथ मतलब अगर मैं एवरी 100 की बात कर रहा हूं, जिसमें से 38.6% वर्कर्स भारत में हैं, तो ये फिगर के साथ साथ एक और चीज़ है भाई कि रूरल का रेशियो जो हमारा है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्बन। अगर अर्बन में ये रेशियो 35.5% वर्कर्स का है, तो रूरल में यही चेंज होके 39.9% का हो जाता है। नाउ यहां पे अगर तुम फिगर्स याद भी नहीं रख पाओ, तो बाबा जी ने एक बूटी दे दी है, मैं तुम सबको डिफेंड कर रहा हूं जिसको आइडिया याद नहीं होती है। मैं तुम्हें शॉर्टकट नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें लॉजिक सिखा रहा हूं कि अगर कहीं पे तुम प्रूव नहीं कर पाओ या फिगर सही नहीं लिख पाओ, तो उल्टा सीधा लिखने से अच्छा है आप ये बता सकते हो कि जो वर्कर्स इंडिया में पाए जाते हैं अधिकतर वो रूरल में है इन कंपैरिजन टू अर्बन। वहां पे भी आपने फैक्ट प्रूफ कर दिया, आपको पता था कि रूरल में ज्यादा है और अर्बन में कम। यहां पे दिमाग से खेलो, ना कि इलॉजिकल चीजों से। सारे फिगर सीबीएसई ने भी याद करने को मना किया है। आप अगर फैक्चुअल आंसर भी दोगे जहां पे चीजें सही बोल रहे हो, तो भी आपके आंसर को करेक्ट माना जाएगा। अगर मैं इसके दूसरे पॉइंट की बात करूं ना कि वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी क्या मिलती हैं, तो ऑब्वियसली रूरल एरियाज में लिमिटेड है वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वहां पे वैरायटी ऑफ जॉब्स नहीं है। फिर भी रूरल एरियाज में वर्कर्स ज्यादा हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, वैरायटी ऑफ वर्क मिलता है उन्हें, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी मिल सकता है। जबकि रूरल एरियाज में मे बी इवन क्वालिफिकेशन भी हो तो शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए।
तो अगर ट्रेंड देखा जाए तो अर्बन एरियाज में ट्रेंड काफी ज्यादा सही है, स्टिल वर्कफोर्स कम है। फिर कुछ चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, वैसे एजुकेशनल लेवल मैंने आपको नहीं बताया तो फिर भी बता देता हूं। अर्बन एरियाज में वी फाइंड मोर एजुकेटेड वर्कर्स इन कंपैरिजन टू द रूरल एरियाज। फिर एक और चीज आपको पता होगा कि जो ओवरऑल हमारी वर्कफोर्स है उसमें मेल डोमिनेंस है, यानी मेल ज्यादा पाए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू टोटलिटी ऑफ वर्कर्स, बट एट द सेम टाइम वुमेन वर्कर्स ज्यादा है रूरल एरियाज में, ये भी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। बट इसके साथ साथ एक कॉज और है या एक परेशानी और है कि हम वुमेन वर्कर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं स्पेशली अर्बन एरियाज में। और अंडर एस्टिमेशन मेरे ख्याल से तो सही चीज नहीं है, क्योंकि सबको इक्वालिटी बेसिस देखना चाहिए, ना वुमेन बड़ी है ना मेन बड़े हैं, सबको एक एक्चुअल एक तराजू में तोलना चाहिए कि भैया सब सिमिलैरिटी बेसिस पे हैं। लेकिन हमारे भारत में सैडली ऐसा नहीं होता है। तो मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट बता ही चुका हूं, इट इज एन एक्टिविटी विच इज अ सोर्स टू अर्न अ लिविंग। ये एक एक्टिविटी है जो हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम लिविंग अर्न कर सकें। तो यहां पे हमारे भारत में दो तरह का एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमने खुद के लिए ही कुछ ऐसा करके रखा है जिससे हम खुद को एम्प्लॉय करके रखे हुए, जनरली एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं हमारे, कि हम खुद ही अपना जॉब डिफाइन करे हुए हैं और उसके थ्रू हम अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं ना। इसमें मैन वुमेन सब एंगेज्ड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपना कमाते खाते हैं। और दूसरा होता है वेज एम्प्लॉयमेंट ना, यहाँ पे आप अपनी लेबर स्किल्स ऑफर करते हो कहीं और पे और उसके रिटर्न में आपको वेजेस मिलती है। ये कहलाता है वेज एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इन रिटर्न में आपको कुछ पैसा दिया जा रहा है जो भी आप अपनी स्किल्स या लेबर शेयर कर रहे हो। तो भैया वेज एम्प्लॉयमेंट दो प्रकार का हो गया, एक हो गए रेगुलर वर्कर्स और एक हो गए कैजुअल वर्कर्स। देखो भैया, एंटरप्रेन्योर्स यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे भारत में वो बहुत है, और अगर एग्जैक्टली बोला जाए तो 52% है। ठीक है भाई, अब तुम इसका पार्ट होना चाहते हो या भेड़ चाल में चलना चाहते हो, जाके जॉब करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा ऑप्शन है, लाइफ में तुम्हारे डिसीजंस है। फिर आ जाते हैं हमारे रेगुलर एम्प्लॉयड यानी रेगुलर वर्कर्स, जिनके पास परमानेंट जॉब है, जिनको कंपनी ने 2, 3, 4, 5, 6 साल के लिए बॉन्ड भरवा के रख लिया है। वो भी अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं है, वो 18% है हमारे भारत में। और एक है कैजुअल वर्कर्स। ये कैजुअल वर्कर्स बेसिकली देखा जाए तो कुछ नहीं है, ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, कभी ऑन सीजन है तो काम कर लिया, कभी ऑफ सीजन है तो हट गए, और इनका जो रेशियो है वो है 32%। तो सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे हो गए 52%, जो हमारे रेगुलर वर्कर्स यानी जो परमानेंट बेसिस पे लगे हुए हैं वो हो गए 18%, और जो कैजुअल वर्कर्स हैं, इन एंड ऑन होते रहते हैं, वो हैं हमारे 32%। तो अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करूं ना, तो यहां पे भी पता है ट्विस्ट है, अर्बन में सिर्फ 43% आउट ऑफ 100% सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन रूरल में यही फिगर बढ़ के भैया 56% का हो जाता है। नाउ अगेन मैं नहीं कह रहा कि फिगर याद कर लो, लेकिन यहां पे ट्रेंड देखना पड़ेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड अर्बन में कम है, रूरल में कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो मैं फिर से बोलूंगा, जिसको फिगर याद नहीं होते हैं बहुत हार्ड एंड फास्ट मत जाओ, अपने ऊपर अत्याचार मत करो। अगर ये भी ट्रेंड याद कर लेते हो कि अर्बन में ज्यादा है रूरल में कम है, अर्बन में कम है रूरल में ज्यादा है, माय मिस्टेक, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। और ऐसे ही कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो रूरल में ज्यादा है 35% के भाई, और अर्बन में कंपैरेटिवली कम है, विच मींस सिर्फ 15% है। तो यहां पे भी अर्बन में कम है कैजुअल वर्कर्स। तो फिर अर्बन जीतता कहां है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय में, आरएस में भाई। यहां पे ये परसेंटेज 42% तक है, क्योंकि भैया अर्बन एरियाज में एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ज्यादा है क्योंकि वो पढ़ते पढ़ाते हैं। यहां से पता नहीं क्यों सिर्फ एकदम रट्टाफिकेशन करके मैन मशीन बन जाते हैं और जाके कहीं पे सिर्फ जॉब करने लगते हैं। और रूरल एरिया में ऐसा नहीं है, ये बड़ा कम है, यहाँ पे सिर्फ 9% रह जाता है। 9% लोग ही रूरल एरिया में सिर्फ सैलरी बेसिस पे जाते हैं, अदरवाइज बाकी सब लोग तो आपको यहाँ दिख ही रहे हैं। ये तो एक फिगर हो गया। अभी मैं यहाँ पे बंद नहीं हुआ हूँ, मुझे कुछ फिगर्स तुम्हें और बताने हैं, बस उसके बाद मैं वाकई में बंद हो जाऊंगा। मैं ज्यादा डिटेल में तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता, मैं तुम्हें परसेंटेज दिलवाना चाहता हूँ। मेरा काम है तुम्हारे 100% बनना चाहिए, वहां पे कुछ नहीं बचना चाहिए। तो मैं फिगर्स बता देता हूं, तुम अपने नोट्स उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो, काम पूरा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 100% फैक्ट एंड फिगर याद हो, जरूरी यह है कि तुम्हें ट्रेंड पता हो, बस उतना भी कर लोगे तो भी काफी है। तो भैया रूरल एरिया, मैं सिंपली रूरल एरिया की बात कर रहा हूं। रूरल एरिया में 3 तरह की फील्ड हो गई, 3 तरह के सेक्टर हो गए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो भैया जो प्राइमरी सेक्टर है, PS आई लव यू, प्राइमरी सेक्टर के अंदर 64.1% लोग लगे हुए हैं वर्कफोर्स के रूरल एरिया में। फिर आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर में। क्या कर रहे हैं भैया हम? हाँ भैया, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, उसमें 20.4% वर्कर्स लगे हुए हैं। और फिर आ जाते हैं टर्शरी सेक्टर पे।
टर्शरी सेक्टर में वर्कफोर्स का 15.5% लोग लगे हुए हैं रूरल एरियाज के अंदर। ये कुछ डेटा है जो आपको याद होना चाहिए। मतलब इससे ट्रेंड क्या पता चला? कुछ भी नहीं। रूरल एरिया में आज भी जनरली लोग प्राइमरी सेक्टर को ही प्रेफर करते हैं और सेकेंडरी सेक्टर बहुत दूर है। टर्शरी सेक्टर की तो बात ही मत करो, सर्विस क्लास वहां पे इतना फेमस ही नहीं है। तो फिर बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर की। मुझे मालूम है मैं तुम्हें बोर कर रहा हूं, लेकिन कवर नहीं करूंगा तो भी तो दिक्कत है ना। प्राइमरी सेक्टर का ट्रेंड बता रहा हूं, बस तुम ट्रेंड याद कर लेना, ठीक है? डरो नहीं, बाबा जी हैं, सिर्फ ट्रेंड बता के जाएंगे। प्राइमरी सेक्टर के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर मेल कम है और फीमेल कंपैरेटिवली ज्यादा है। 43.6% मेल पाए जाते हैं इसके अंदर और 61.8% फीमेल हैं और 62.8% फीमेल पाई जाती हैं भाई प्राइमरी सेक्टर के अंदर। मतलब फीमेल का जो ट्रेंड है प्राइमरी सेक्टर की तरफ वो ज्यादा है, क्योंकि हमारे भारत के कल्चर की समस्याएं अलग हैं। पता नहीं क्या ऑर्थोडॉक्स सोच है कि फीमेल को नहीं भैया एजुकेशन मत दो, ये मत दो, और मेल को थोड़ा ज़्यादा एजुकेट करो। तो मेल जो है वो एजुकेट होकर शिफ्ट हो जाता है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे, लेकिन फीमेल अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड रह जाती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही, क्योंकि आगे कोई फिगर काफ़ी अच्छा नहीं है। अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो 20% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में है फीमेल, और बाकी नियर अबाउट 17.2% ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में सिर्फ 17.2% फीमेल देखने को मिलती है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। जहां हम इक्वालिटी की बात करते हैं वहां टर्शरी सेक्टर में सिर्फ 17.2% फीमेल है और बाकी डोमिनेंस जो है वो मेल का ही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। इसके अंदर हम ये बताएंगे, गुणगान करेंगे कि जीडीपी से कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट वगैरह कैसे ग्रो हुआ है और दोनों में कैसा कैसा चेंजेस आए हैं। तो बेसिक पॉइंट ले लेते हैं हम। हमारा सबसे पहला कि सन 1950 से लेकर सन 2010 तक जो जीडीपी है वो पॉजिटिवली ग्रो हुई और वो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ से कंपैरेटिवली ज्यादा पाई गई। सेकेंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ में फ्लक्चुएशन देखे गए, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो कभी भी 2% से ज्यादा से ग्रो ही नहीं हो पाया। जीडीपी की ग्रोथ रेट में फ्लक्चुएशन थे, जीडीपी ग्रो भी हो रही थी अच्छे पेस से, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 2% से ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। और 1990s में तो जाकर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की वो सिचुएशन हो गई थी, वो इस तरीके से डिक्लाइन होना चालू हुआ कि हम जो अर्ली स्टेजेस प्लानिंग की थी उस टाइम में उस एरा में पहुंच गए थे। और इन्हीं कुछ सालों में एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ में और जीडीपी की ग्रोथ में इतना ज्यादा डिफरेंस आ चुका था, इतना ज्यादा वेरिएशन आ चुका था कि हमारे भारत को लेकर जब आर्टिकल्स छपते थे तो बोला जाता था कि भारत की जो ग्रोथ हो रही है ना वो जॉबलेस ग्रोथ है। ऐसी ग्रोथ है जो जॉब्स ही प्रोवाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तो देखो 2% का ग्रोथ रेट पहले ही था एम्प्लॉयमेंट का, जीडीपी ज्यादा बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट वो नहीं है। ठीक है, फिर बोला गया कि जीडीपी में फ्लक्चुएशंस थे भी लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे, और लास्टली बोल दिया गया कि 1990s के आसपास तो हालत और बुरी थी बल्कि एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन होने लगा। तो बोल दिया गया कि जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है भैया। और जिसको जॉबलेस ग्रोथ का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो मैं वो बता देता हूं कि भैया भारत के अंदर आउटपुट तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही है, मतलब जॉब्स नहीं निकल रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आउटपुट जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो दिख रही है कि हाँ भैया जीडीपी बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ाया जा रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन जब बात आ रही है कि हाँ यार जब आउटपुट बढ़ेगा तो जॉब रिक्वायरमेंट्स भी तो बढ़ेंगी, वो हो ही नहीं रहा था। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, भारत का ये सपना रहा है कि जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन मैं फिर से बोलूंगा, फिर से, हाँ अच्छे से नहीं बोला ना यार मैंने। तो भारत का ये सपना रहा है कि जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आएंगे भारत के अंदर, हम अपने एग्रीकल्चर से एक शिफ्ट देखना चालू करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। वर्कफोर्स जो हमारी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हटके इंडस्ट्रीज में जाएगी और जॉब करेगी। मतलब सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में हम शिफ्ट देखना चाहते हैं। लेकिन 55 साल जो निकल चुके हैं बुक के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा, जो बुक बोल रही है मैं उसके हिसाब से जाऊंगा। 55 साल के डेवलपमेंट में देखा गया है कि अभी भी जो अधिकतर हमारी वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। अगर स्पेसिफिक होके बोल दूं तो 3/5 ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इज स्टिल डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। और 3/5 छोटा मोटा फिगर नहीं होता, काफ़ी बड़ा फिगर होता है। तो यहाँ से भारत की परेशानियाँ हैं, क्योंकि इनफॉर्मलाइजेशन जो इंडियन वर्कफोर्स का है ये काफ़ी बड़े लेवल पे है। क्योंकि हमारे भारत में जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बड़ा ना हो लेकिन कम होता चला गया है। 10-20 साल काम करने के बाद भी ना पेंशन मिल रही है, ना अच्छी तनख्वाह मिल रही है, ना बढ़ रही है तनख्वाह, ना कुछ हो रहा है। बहुत कम वेज रेट पे लोग काम कर रहे हैं। और यही मेरा रैंट है, यही मेरा गुस्सा है
कि हमारे भारत में जॉब्स तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, बड़ी स्टाइलिश नाम से चालू हैं, लेकिन जब बात आती है पे स्केल की तो कुछ भी नहीं दिया जाता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, होटल मैनेजमेंट में मैंने एक स्टूडेंट को देखा है काम करते हुए, स्ट्रगल कर रही है, वो सब कर रही है, और मैंने देखा है कि उसका वेज रेट की जब बात की है, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं वेज रेट बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी सैलरी की बात की जाए, मैंने उससे पूछा, एक बहुत कार्ल्टन करके पता नहीं कौन सा होटल है, होटल चेन है, जिसमें उसको अभी जॉब मिला है, प्लेसमेंट मिला है, एंड शी इज जस्ट अर्निंग 1.6 लाख रुपीज अ ईयर। एंड आई वॉज डिवास्टेटेड कि क्या दे रहे हो तुम, उसमें उसका क्या खर्चा निकलेगा, बट शी इज स्टिल विलिंग टू वर्क मोर देन 9 आवर्स अ डे, दैट टू सैटरडे। सैटरडे तो ऑफ होते ही नहीं है, संडे भी ऑफ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यंगस्टर्स है ना, खींचने का काम किया जाता है, उन्हें मालूम है कि इनको जॉब की नेसेसिटी है, खींचो, लेबर की तरह खींचो। एंड दैट इज माई रेंट, दैट इज माई एग्रेशन कि ऐसा क्यों है हमारे भारत में, क्यों ट्रीटमेंट सही नहीं दिया जाता है, क्यों अभी भी इनफॉर्मलाइजेशन है वर्कफोर्स का। तो अगर मैं तुम्हें टिपिकल सेगमेंटेशन के हिसाब से डेफिनेशन बताऊं तो फॉर्मल सेक्टर जो हमारे भारत का कहलाता है वो है जो 10 से अधिक लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, उसे फॉर्मल सेक्टर नाम दे दिया जाता है। और जो 10 से कम एम्प्लॉय करता है उसको इनफॉर्मल सेक्टर बोल दिया जाता है कि हाँ भैया ठीक है, तुम अपना स्टार्टअप चला रहे हो, छोटे मोटे काम कर रहे हो, तो तुम इनफॉर्मल सेक्टर हो। और वही कंसर्न है इनका कि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है और फॉर्मल सेक्टर कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। एग्जांपल दूं, 443 मिलियन जो हैं वो इनफॉर्मल में है, 443, और सिर्फ जो 30 मिलियन है ना वो फॉर्मल सेक्टर में है। और ये भारत का कंसर्न है कि इसको कैसे फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आया जाए। बस अगर तुम्हें ये भी फिगर याद है, तुम्हारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है उसी के अंदर। इसको भारत कैप्चर करना चाहता है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि वो लोग हैं जिनको अगर आपको वाकई में फॉर्मल सेक्टर के अंदर खींचना है ना, तो आपको प्रॉपर वेज रेट सिस्टम या प्रॉपर इंसेंटिव्स देना जरूरी है। प्लस एट द सेम टाइम उन्हें एजुकेट करना भी उतना ही जरूरी है। सरकार की ही जिम्मेदारी है कि लिटरेसी पे भी ध्यान दे। तो इसी बात से हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पे वर्कर्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, नॉट जस्ट able and willing to work at the existing wage rate but does not find any job या does not find any work या do not find any work, जो भी तुम्हें बोलना है। अंग्रेजी I don't hell with। सीधी बात यह है, आपके पास वेजेस देने के लिए आप चाहते हो कि आप, मतलब वेजेस देने के लिए आपके पास हैं, आप वेजेस दे भी रहे हो, जो भी आपके पास एम्प्लॉयड हैं, लेकिन जो काम मांगने आए हैं, जो एक्स्ट्रा लोग काम करना चाहते हैं, आप उनको काम नहीं दे पा रहे हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है जहां पे लोगों को काम नहीं मिल रहा है, वो काम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट जो चल रहा है उस पर भी काम करने को तैयार है, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है। और बोला जाता है कि भारत जैसे देश में भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेम्पररी है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस भारत के अंदर कुछ खास अच्छी नहीं है, और इसी कारण से जो लेबर है दे आर फोर्स टू टेक एनी काइंड ऑफ वर्क विच दे आर गेटिंग, ताकि उनको एटलीस्ट रेगुलर लाइवलीहुड तो वो कैरी ऑन कर सके, और इसके लिए वो ऐसे ऐसे जॉब्स लेते हैं जो काफी डेंजरस भी होते हैं। और ये जो सोर्सेज है ना अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के, ये मिलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से, DGET से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग से, मतलब DGET मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला, वो मेरे को याद है इसलिए मैंने बोला, और रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया से। यहां सबसे पता चलता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट का तरीका भी बहुत डिफरेंट है हमारे भारत में। हमारे भारत में लोगों को लगता है कि वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट है वो। पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लोगों को लगता है वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मेजर एक्सप्लॉयटेशन पता है कहाँ पे है? वहाँ पे जहाँ पे लोगों को बहुत सस्ते वेज रेट पे रख लिया जाता है और उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे दी जाती है कि कम से कम रेगुलर अर्निंग तो आ रही है, लेकिन एक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन तो वहीं पे है, क्योंकि उन्हें उतना पैसा मिल ही नहीं रहा कि उनके रोजमर्रा के खर्चे चल जाएं। और ये जनरली उन फील्ड्स में हो रहा है जहां पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जॉब मांग रहे हैं। MBA एक ऐसी ही फील्ड है जहां पे 6-7-8 हज़ार रुपए महीना भी दिया जा रहा है। यहाँ पे उतने सारे लोग काम कर रहे हैं जितने की जरूरत भी नहीं है, उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और यही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां पे जितने लोगों की जरूरत नहीं भी है उससे ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ सीजन्स के लिए एम्प्लॉयड रहते हैं और कुछ सीजन के लिए एम्प्लॉयड नहीं रहते हैं, और खेती किसानी में तो ये देखा ही जाता है। और साथ साथ में कहीं और पे भी, कहीं और जैसे ऐसे गुड्स बनाए जाते हैं जहां पे सीजन बेसिस पे सेल्स होती है, वहां पे भी ये अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है कि एक सीजन के लिए तो आप एंगेज्ड हो, आप एम्प्लॉयड हो, बट बाकी पूरे साल आप अनएम्प्लॉयड हो और आप कोई दूसरी चीज भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोई और चीज आती भी नहीं है। फिर आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पे पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट बट अगेन दे डू नॉट फाइंड द जॉब। तो बेसिक, ये बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे भारत में अधिकतर देखा जाता है कि लोग काम करना चाहते हैं,
फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। तो चलो यार मैं बात तो करूं कि आखिर ऐसे कौन से कॉजेस हैं जिसके कारण इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा है। पहली चीज, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे भारत में वो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को ही नहीं मिल रही जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग जो लोग काम कर रहे हैं हम उन्हीं से काम कराए जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कि ज्यादा लोग रखेंगे तो ज्यादा वेजेस देना पड़ेगा, लेबर को पैसा देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा यही है यही जो काम कर रहे हैं इन्हीं से ओवरटाइम करवाना चालू कर दो। दूसरा कारण, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कोई कंट्रोल ही नहीं, भारत सरकार की कोई नॉर्म्स ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। और पॉपुलेशन सीधे सीधे लिंक्ड है लिटरेसी से। जब लोग एजुकेटेड ही नहीं है, जब लोगों की मानसिकता ही चेंज नहीं हो रही है, तो आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनडायरेक्टली होगा यही कि आपके एम्प्लॉयमेंट पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा या अनएम्प्लॉयमेंट पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा, जो भी जिस तरह से तुम बोलना चाहते हो। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, हम प्रिमिटिव मेथड्स आज भी यूज कर रहे हैं, हम पुराने तरीके यूज कर रहे हैं क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है एग्रीकल्चर में लगाने के लिए, क्योंकि वो लोन माफ पहले करेंगे बट ऑब्वियसली तो उनके पास इतना पैसा नहीं बचता है कि वो जो प्रिमिटिव मेथड्स हैं उनको चेंज कर सके। और इसके कारण आज के टाइम पे भी मैक्सिमम लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, जो एक बहुत बड़ा कॉज बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि वो शिफ्ट ही नहीं करना चाहते किसी और चीज पे या किसी और चीज में ट्राई ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम हमारा नेक्स्ट। एजुकेशन में चीजें सिखाई नहीं जाती हैं कि भैया आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो। बस भैया एग्जाम क्लियर करो, बैंक पीओ बनो, वरना क्लैट दे दो, वरना सीए बन जाओ, कुछ और है ही नहीं तुम्हारे पास। इंजीनियर तो तुम जानते हो हालत क्या है हमारे भारत की। जैसे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट स्लो है, वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी रेट जो है ग्रोथ का वो भी काफी कम है भाई। इंडस्ट्रीज भी उस हिसाब से नहीं ग्रो हो रही हैं, उस हिसाब से कैच होल्ड नहीं कर पा रही हैं जिस हिसाब से ग्रो होना चाहिए। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आने के बाद हालत थोड़े बहुत सुधरे भी हैं, लेकिन अभी भी काफी दूर तक जाना है और ये ग्रोथ रेट पकड़ना है जहां पे हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ सकें। और अगेन द लास्ट थिंग, फॉल्टी प्लानिंग। हमारे यहाँ पे कोई तरीका नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऑल्दो ट्राई किया जा रहा है सब कुछ, लेकिन अभी भी एक कोई विजन नहीं है जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से एरेडिकेट कर सकें या खत्म कर सकें। चीजें एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे की जा रही है लेकिन श्योरिटी किसी में भी नहीं है। तो चलो भाई मैंने बुराई तो कर ली, लेकिन रेमेडियल मेजर्स भी बताना हमारा काम है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी। जीडीपी को ग्रो करो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला सको, इन्वेस्टमेंट मेजरली इंडस्ट्रीज में करो, सो दैट एटलीस्ट अगर वो चीज पेसअप होगी तो लोगों के लिए जॉब रिक्वायरमेंट्स निकलना चालू हो जाएंगी, जो अभी तो होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। जैसा मैंने बताया पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत प्रॉब्लमैटिक है और यहां पे जितने लोग यहां तक आ गए हैं मैं उनके लिए ये चीज बताने वाला हूं कि यार जो तुमने प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं उन्हीं से तुम सोल्यूशंस निकाल के भी लिख सकते हो। जैसे कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, ऐसे ही सोल्यूशन भी यहीं से है कि अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लेते हो तो भी आप बच जाओगे किसी हद तक ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जो जूझा जा रहा है। क्योंकि होता क्या है, एक फैमिली के लिए बर्डन बढ़ जाता है जब काफ़ी सारे लोग फैमिली के अंदर हो जाते हैं। तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे तो ऑब्वियसली लिमिटेड लोगों को जॉब पे जाना पड़ेगा और लिमिटेड लोगों का ही ख्याल रखना पड़ेगा। इससे भी किसी हद तक हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से बच सकते हैं। तो जो वहाँ पे कॉजेज थे वहीं रेमेडीज भी उसी से निकाल के लिख सकते हो तुम। ये शॉर्टकट बाबा जी बता रहे हैं, अगेन बेसिकली शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है। जैसे नेक्स्ट मैंने बना दिया डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रिमिटिव मेथड्स को हटाया जाए, सरकार इनिशिएटिव लेके मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को कैसे अडॉप्ट करना है और किसानों को उस चीज से रिलेटेड सब्सिडीज दे ताकि किसान उस चीज को यूज करके एक्सपैंड कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर को। क्योंकि मैं बता रहा हूं जब अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है, अगर आप एग्रीकल्चर को ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कर दें तो वहीं पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, जो छोटे मोटे अभी नए बिजनेस हाउसेस बन रहे हैं या जिन्हें हम बोलते हैं स्टार्टअप्स बन रहे हैं, अगर उनमें भी भारत सरकार कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करने लगे या उनको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करने लगे तो भी डेवलपमेंट पॉसिबल है। क्योंकि वही जो बोलते हैं छोटी छोटी कंपनीज है वही आगे चल के एक बड़ा वेंचर बन सकती हैं। और अगेन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे ही हर जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर धीरे धीरे इंप्रूव कर दिया, लिंक बना दिया रूरल एरियाज अर्बन एरियाज को, इवन रूरल एरियाज को भी अर्बन एरियाज का पार्ट बनाने लगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो भैया इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया इस चैप्टर से तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप छोड़ के जा रहे हो। बाबा जी ने पूरा चैप्टर आपको करवा दिया है। बस आपका एक ही काम है, एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा देख लो सो दैट तुम्हारे दिमाग में ये पूरा चैप्टर छप जाए। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।